तो मेरे हाथ में पहला ऐसा फोन लगा है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 है, जो अभी तक का दी बेस्ट स्नैपड्रैगन का फास्टेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि इसके एंटूडू स्कोर भाई अभी तक के सबसे क्रेजी स्कोर निकाल के देता है। और इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम हाथ में यूज करना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई एप्पल का एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी साइड की पूरी बॉडी आईफोन 17 के आसपास तक की देखने मिलती है और इवन कैमरा मॉड्यूल आपको 17 प्रो मैक्स का थोड़ा सा इंस्पायर्ड देखने मिलता है। पर एक बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है इसके अंदर, जो बोस के स्पीकर डाले इन्होंने और वूफर के साथ एक्सपीरियंस आता है। तो काफी तगड़ा इंटरेस्टिंग फोन है। Redmi K19 Pro Max मेरे हाथ में है। मैंने इसे बाहर से अरेंज करा है और हाँ, आप में से बहुत लोग बोल रहे हो कि इसको अरेंज कर लिया तो iQOO 15 किधर है भाई। तो देखो iQOO 15 मैंने मंगाया था, बट किसी रीजन से बीच में कुछ इश्यूज हो गए हैं और वो वापस जहां से आया था वहीं चला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आने में और थोड़ा टाइम लग सकता है, तो क्या कर सकते हैं। तो जब जो हाथ में आया उसकी वीडियो तो बनाते थे। देखो लुक एंड एक्सपीरियंस में तो भाई बहुत अच्छा फील कर रहा था। जैसे मैंने स्टार्ट में एक ग्लिम्स दे दिया आपको, इसकी जो साइड के फ्रेम्स है ना, लिटरली आईफोन 17 वाली वाइब दे रहे हैं। और आजकल जो भी बहुत सारे एंड्रॉइड फोन आने वाले हैं तो वो आईफोन 17 की तरह की थोड़ी सी ना इन हैंड फीलिंग निकाल के देंगे, क्योंकि साइड में एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी आती है जो कि एक फ्लैट डिजाइन में मुझे आईफोन 17 जैसी लगी थी। बाकी इसमें जो Redmi का लोगो है ना, इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग रखा है, मतलब बाकी के अदर के जो वर्ड्स है ना वो सभी कैप्स में कर दिए इन्होंने। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वाइब तो निकाल रहा है और चांसेस है कि ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। इसके लिए मैंने सोचा कि कवर करना बनता है, प्री बस देना एक तरीके से बनता ही है। बाकी पीछे की तरफ ग्लास बैक है और मिनिमल क्लीन लुक डिजाइन के साथ में आता है। सामने से डिस्प्ले देखते हो तो अच्छे खासे कम बेजल्स मिलते हैं, प्रीमियम एक्सपीरियंस निकाल के देता है। पीछे की तरफ ही आपको इसका आईआर ब्लास्टर मिल जाता है और काफी अच्छी चीज है कि इसका जो टाइप सी है ना वो फास्टर है 3.2 के साथ में। लेकिन इसका जो लाइटर वेरिएंट आएगा ना K90, वो आपको टाइप सी 2.0 पे देखने मिलेगा। बाकी इन हैंड फीलिंग में बड़ा फील होता है और अच्छा स्टेडी फील होता है। और है ना, इंडिया में इसका 8GB वाला वेरिएंट स्टार्टिंग देखने मिलेगा। वैसे जो मेरे हाथ में है वो 12GB रैम वाला वेरिएंट है और उसके ऊपर भी 2 वेरिएंट और आते हैं। और कलर ऑप्शंस भी जो है वो यहाँ पर मेरे पास जो कलर है वो गोल्डन व्हाइट है और इसमें आपको एक है ना 2-3 कलर और देखने मिल जाएंगे, जिसमें से एक है ना डेनिम जो जींस होती है ना उसका जो टेक्सचर होता है ना, उसी तरीके का एक और एडिशन देखने मिलता है। तो देखो स्पीकर है ना बहुत अच्छा है। बोस 2.1 स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, मतलब बेसिकली डुअल स्टीरियो स्पीकर तो है, बट जो पीछे वाला ये पार्ट है ना, इसके अंदर आपको ना हल्के से मैं कहूंगा बेस फील होता है जब ये बजता है ना। लिटरली मैं आपको थोड़ा सा अगर माइक के थ्रू सुनाऊं उसके लिए, लेकिन आपको ईयरफोन लगाओगे तो ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा। तो थोड़ा सा थंप आता है हल्का सा, जो प्रीमियम लगता है भाई। बहुत अच्छा मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हो रहा था। पर है ना, इसको थोड़ा सा यूज करने के बाद में ऐसा लगा कि टॉप एरिया ना हल्का सा वार्म हो जाता है और अंदर सेटिंग में जाओगे तो एक 360 डिग्री का एक्सपीरियंस करे उस हिसाब से मिलता है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उसी में बज रहा था, 360 डिग्री और डायनेमिक रखने के बाद में, वरना नॉर्मल पे थोड़ा सा फ्लैटी साउंड देता है। बाकी IP68 की रेटिंग आती है और वॉबलिंग नहीं है इसमें। नीचे जब आप टाइपिंग करोगे तो वॉबल वगैरह कुछ ऐसा फील नहीं होगा। बाकी डिवाइस थोड़ा बड़ा फील होगा क्योंकि 6.9 इंचेस का डिस्प्ले आता है जो LTPO AMOLED है 1.5 की रेस के साथ में, और 120 हर्ट्ज का पैनल हो गया। और PWM डिमिंग का नंबर भी अच्छा है, लो लाइट में फ्लिकरिंग वगैरह भी आपकी कम होगी तो आंखों को थोड़ा सा तकलीफ कम है। बाकी 91.8% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बहुत अच्छा आता है। ब्रांड ने 3500 की पीक ब्राइटनेस का नंबर अनाउंस करा है, पर हमारी टेस्टिंग के अंदर इंटरनल इंडोर में जो हायर ब्राइटनेस ये HBM अचीव करता है वो समवेयर 1266 समथिंग आता है। और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है क्योंकि बेजल्स बहुत कम आते हैं और स्पीकर की वजह से इमर्सिव साउंड फील होता है। बाकी हमने जो LTPO पैनल था हमको लगा था कि 1 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट होगा, पर ये 60 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट हो रहा है। शायद से कुछ बग होगा, दैट्स व्हाई, वरना तो नहीं होना चाहिए था। और इसके अंदर है ना जो डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है वो Xiaomi का ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास आता है। बाकी नेटफ्लिक्स यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले पे कलर्स वगैरह काफी अच्छे पॉपी आते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छी तरीके से होगा और स्पीकर के कॉम्बो के साथ में और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। और इसके अंदर एक एडिशनल डिस्प्ले के लिए चिप मिलती है जहां पर नॉर्मल कंटेंट को HDR के अंदर पुश करना हो गया या फिर मतलब थोड़ी सी अच्छे कलर वाइब्रेंसी वगैरह मिल जाती है। ऑल्सो वो गेमिंग में भी थोड़ा आपको हेल्प करवा के देगा। और जब साउंड 100% पे बजता है तो ऐसा नहीं लगता है कि मतलब मफल्ड हो रहा है या फिर डिस्ट्रॉशंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त क्लियर क्रिस्टल और बेसी एक्सपीरियंस आता है। बैटरी 7560 mAh की आती है जो कि बड़ा नंबर है और 50 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। और
50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है। ऑल्सो बॉक्स के अंदर 100 वॉट का चार्जर है, तो अच्छी खासी स्पीड है, 50% अराउंड 25 मिनट के अंदर हो जाती है। तो बैटरी का नंबर भी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा आ रहा था। बाकी लॉन्ग टर्म में मतलब 6 महीने यूज करने के बाद कैसा होगा क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे आप लोग एक्साइटेड रहोगे क्योंकि स्टार्ट में जो रेडमी की K20 सीरीज आई थी उसके बाद में हमको कोई ऐसा कोई फोन देखने नहीं मिला K सीरीज के अंदर। तो क्या आप ये K90 Pro Max की सीरीज में एक्साइटेड हो या लेना चाहते हो कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है जो कि लाइक Antutu बेंचमार्क पर क्रेजी परफॉर्मेंस निकालता है, 3.7 मिलियन के स्कोर, मतलब 37 लाख प्लस के स्कोर आ रहे हैं। अभी मेरे पास iQOO 15 तो नहीं है, लेकिन मैंने जब इसको ऑनलाइन पे उसके स्कोर्स वगैरह चेकआउट कर रहा था तो इसी के आसपास के क्लोजर Antutu स्कोर्स आ जाते हैं। पर हाँ, Antutu स्कोर पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ये 44 डिग्री टच हो जाता है मैक्सिमम पीक परफॉर्मेंस पे। और इवन जब गेमिंग भी हम ट्राई कर रहे थे, वैसे तो गेमिंग ये 60 FPS ही ला रहा था अभी के लिए मैं, क्योंकि चाइनीज यूनिट है तो दैट्स व्हाई BGMI है। PUBG इनमें अभी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब 60 हर्ट्ज पर ही मिलता है। तो 60 FPS पर 4x एंटीलाइजिंग रखी सेटिंग हमने ट्राई करी थी, तो तब ये फोन मैक्सिमम 44 डिग्री अचीव करता है। तो वहां पे 60 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस आप अच्छे से तो फिलहाल ले पाओगे, पर डेफिनेटली ये 120 और 144 FPS की गेमिंग करवाने के लिए बोलते ना ऐसा सक्षम है। तो हाँ, जब भी अनलॉक्ड होगा मैं आपके लिए वीडियो अलग से गेमिंग टेस्ट का बना दूंगा। बाकी इसका 60 कितना ज्यादा अच्छा है वो गेमिंग पाठशाला पर देख लेना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी स्टोरेज फास्टर आती है, रैम फास्टर है, CPU थ्रॉटल भी 84% का है और Geekbench के स्कोर्स भी पावरफुल मिल जाते हैं, इवन GPU के स्कोर्स भी पावरफुल आते हैं। नॉर्मल एप्लीकेशन, मल्टीटास्किंग, हेवी एंड एप्लीकेशन भाई इसको कोई दिक्कत नहीं है, सब मक्खन तरीके से चलता है इसमें। बस इसमें थोड़ा सा वो फील हुआ कि थोड़ा सा फोन हीट अप हो जाता है हेवी एंड सिनेरियोस के अंदर। और देखो 8 Elite Gen 5 है तो डेफिनेटली हमको इसे 4x एंटीलाइजिंग पे टेस्ट करना था, तब कितना पीक परफॉर्मेंस पे ये फोन टेम्परेचर गेन करता है वो समझना था। तो वहां पर वो सिनेरियो में तो यही समझा कि हाँ ये टेम्परेचर ज्यादा गेन करता है और मैक्सिमम 44 डिग्री लेके जाता है। बाकी इसके अंदर इसका VC चेंबर कूलिंग भी आता है, 5G ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। वैसे हमने इसका 5G टेस्ट करके देखा था जिसकी डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड थोड़ी ज्यादा कम लगी। इवन नेट पर भी, मतलब डायरेक्ट डेटा सिम पे भी करते हो एयरटेल पे, तो वहां पर भी डाउनलोड एंड अपलोड वगैरह बहुत कम है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाइनीज यूनिट है तो शायद से बैंड वगैरह का थोड़ा इशू पड़ रहा होगा और इंडियन मतलब प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये इशू निकाल के दे रहा होगा, वरना इतनी लो स्पीड तो नहीं आनी चाहिए थी। बाकी 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है जो कि फास्टर मस्त तरीके से अनलॉक करता है डिवाइस को, और एक डेडिकेटेड सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं प्रॉक्सिमिटी का, और यहाँ पर 65 सेंसर्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा है। बाकी इसका जो ईयरपीस है ना भाई, उसकी भी साउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छी आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा लाउडर है। इवन आपको इसकी वॉल्यूम कम रख के ऐसे लगा के मतलब सुनना पड़ता है, इतना ज्यादा लाउडर फील होता है। बाकी ये चाइनीज डिवाइस है तो इसके अंदर आपको गूगल वगैरह नहीं मिल रहा, तो इसमें आपको जो कॉल डायलर है वो रेडमी का मिलता है, तो जिसमें कॉल्स वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड्रॉइड 16 HyperOS 3 के साथ में आता है और भाई क्या ही एक्सपीरियंस है इसका, एनिमेशन इतना फ्लूइड है, मतलब कभी कभार ऐसा फील होता है कि ओरिजिन OS से भी थोड़ा बेटर फील हो रहा था, और इवन ऑक्सीजन OS जो लेटेस्ट आया ना उससे भी मतलब आसपास में फील करवा देता है, इतना ज्यादा बटरी स्मूथ लगता है। एनिमेशंस जो नॉच को लेकर बना है ना वो भी बहुत ज्यादा क्लासी है। इवन कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होती है ना तो एक फ्लूइड की तरह भरती रहती है, तो इस तरीके के क्लासी और अच्छे एनिमेशंस इसमें ऐड ऑन करे हैं। बस अगर ये इंडिया में लॉन्च हो तो सेम एज इट इज ये इंडिया में लेकर आए इस चीज को, वरना चीजें कभी कभार बहुत कट ऑफ कर देते हैं, प्रॉपर HyperOS का जो एक्सपीरियंस है ना वो नहीं आता। और इवन फोन की हैप्टिक्स भी बहुत अच्छी है, तो इंडिया में जब लॉन्च होगा तब देखेंगे कैसा है। कैमरा के नंबर्स बहुत अच्छे, 50-50-50 आता है, अल्ट्रा वाइड मेन और टेलीफोटो लेंस है 5x ऑप्टिकल के साथ में। और 5x ऑप्टिकल की फोटो इंडोर में तो मुझे अच्छी लग रही थी, इवन लो लाइट कंडीशन में भी पसंद आई थी, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है, अलग स्किन टोन लाता है, और अल्ट्रा वाइड की डिटेलिंग वगैरह भी ठीक लग रही थी। और इवन मेन कैमरा पे भी जो नया सोनी का लाइटा सेंसर 950 आता है जो कि एक अच्छी कंडीशन पे अच्छी फोटो निकाल देता है। और रही बात सेल्फी, इसकी बहुत अच्छी आती है, डिटेल के साथ में आती है। पर ऐसा है कि मैं यहाँ पर मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा कैमरा को लेकर, क्योंकि ये अभी ऑप्टिमाइज्ड है चाइनीज कंट्री के हिसाब से, उनकी स्किन टोन्स के हिसाब से, उनके टेक्सचर्स के हिसाब से, बट अपने इंडियंस की तरह प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो जब ये इंडियन में लॉन्च होगा, मतलब इंडिया डिवाइस लॉन्च होगा, तब कैमरा में ज्यादा फोकस करेंगे। 8K 30 FPS तक की वीडियो खींच सकते हो और 4K 60 तक आप ऑफकोर्स मेन कैमरा पे लेके जा सकते हो, और फ्रंट कैमरा पे 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि बहुत अच्छा है। और इवन जब फोटोज खींचते हो ना तो आपको एक 1x से 0.8x तक का अल्ट्रा वाइड हल्का सा वाइडर एरिया करने मिल जाता है, जो कि ऑफकोर्स सेंसर को थोड़ा सा क्रॉप
स्वैप इन करके यूज कर लेता है। तो भाई पावरफुल तो बहुत है, और इसमें आपकी जो भी 120 FPS की गेमिंग कभी भी इसमें आती है ना भाई, वो आप बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल FPS के एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हो। बाकी स्पीकर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बस रही बात प्राइसिंग को लेकर, तो ये जो स्नैपड्रैगन 8 एलिट है और रेडमी पे जो प्राइसिंग इसकी निकल कर है, मतलब चाइना प्राइसिंग है 50,000 रुपीज। एक चीज है कि क्या आप रेडमी पे 50,000 डालोगे, और ऑल्सो इंडिया में 50,000 पे नहीं आएगा, ये अब हो जाएगा 55 to 60,000 तक जाएगा। तो उस प्राइसिंग पर आप इसे कंसिडर करोगे या फिर iQOO 15 को कंसिडर करोगे? जस्ट एक बार कमेंट में अपनी बात जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में, बाय।